सबके आगे बढ़े कदम। जीवन पुष्प चढ़ाने निकले माता के चरणों में हम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। भारत के सभी शांति धर्मा और क्रांति धर्मा वीर वीरांगनाओं को, महापुरुषों को नमन करते हुए आधुनिक युग के महर्षि पतंजलि, परम पूज्य योग ऋषि श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को नमन करते हुए आधुनिक युग के धन्वंतरी पूज्य श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज की सूक्ष्म उपस्थिति को महसूस करते हुए और उनको प्रणाम करते हुए कि इन दो महापुरुषों ने पूरे विश्व में भारत माता का मस्तक ऊंचा किया है। भारतीय संस्कृति के दो मजबूत आधार स्तंभ योग और आयुर्वेद को दुनिया के अंदर पहुंचाया है, घर घर तक पहुंचाया है। और आज दुनिया के 200 देश योग का लोहा मान रहे हैं। दुनिया के 200 देश आज योग कर रहे हैं। विश्व योग दिवस के रूप में पूरी दुनिया में योग मनाया जाता है, योग दिवस मनाया जाता है। तो पूज्य स्वामी जी महाराज और श्रद्धेय आचार्य जी को नमन करते हुए हम राष्ट्र गौरव के इस एपिसोड में बात करते हैं कि हमारे राष्ट्र के गौरव को, राष्ट्र के आत्मसम्मान को, राष्ट्र के स्वाभिमान को, भारत के स्वाभिमान को, भारत की अस्मिता को, भारत की मूल परंपरा को, भारत की प्रकृति को, भारत के स्वभाव को और भारत की मर्यादाओं को तार तार करने के लिए, उनको तोड़ने के लिए, उनको डिस्टर्ब करने के लिए, उनको नीचा दिखाने के लिए एक टुकड़े टुकड़े गैंग, एक विशेष प्रकार की लॉबी है जो भारत में रहते हुए भारत के गौरव के प्रति, भारत के गौरव के भाव को भारत के नागरिकों के मन में, भारत की नई पीढ़ी के मन में नष्ट करना चाहती है। कोरोना के समय हमें पता लगा है कि भारत का गौरव कैसे बढ़ा है, भारत का गौरव कैसे आगे बढ़ रहा है, भारत का गौरव क्या है। अब अगर हम बातचीत करें कि भारत के अंदर ये प्रोपेगेंडा की मशीनरी क्या करती है और कैसे भारत को तोड़ने की बात करती है, तो हमने कल के एपिसोड में बात की थी कि प्रोपेगेंडा की मशीनरी और विशेष रूप से विदेशी स्वार्थों से प्रायोजित, विदेशी शक्तियों से, एजेंसियों से प्रायोजित प्रोपेगेंडा की मशीनरी भारत के अंदर प्रोपेगेंडा फैलाती है। 10 प्रकार के झूठ वो बार बार फैलाती है। एक तो आर्य बाहर से आए थे, दूसरा मूल निवासियों के साथ बहुत अत्याचार हुआ, तीसरा भारत तो कभी अतीत में अखंड भारत था ही नहीं, एक देश था ही नहीं। चौथा वो झूठ फैलाते हैं कि भारत के अंदर तो जो कुछ अच्छा हुआ वो या तो मुगलों की देन है या विदेशी अंग्रेजों की देन है। वो झूठ फैलाते हैं कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी, उससे पहले तो भारत का अस्तित्व नहीं था। भारत के अंदर सिंधु घाटी से पहले के कोई प्रमाण नहीं मिलते। भारत के अंदर सिकंदर ने भारत को हराया था। अगला वो कहते हैं कि अकबर महान था, महाराणा प्रताप का कोई विशेष योगदान नहीं था। फिर वो झूठ फैलाते हैं कि छत्रपति शिवाजी जो भारत के स्वाभिमान के प्रतीक हैं वो तो पहाड़ी चूहे थे, वो तो लुटेरे थे। फिर वो झूठ फैलाते हैं कि भारत के अंदर तो रामायण और महाभारत तो ये काल्पनिक ग्रंथ हैं, ये एक तरीके से मिथक हैं, माइथोलॉजी हैं ये। फिर वो झूठ फैलाते हैं कि राम और कृष्ण तो कभी हुए ही नहीं। फिर वो झूठ फैलाते हैं कि मनुस्मृति और रामचरितमानस और वेदों के अंदर तो भारत में ये गोवध की बात है, गाय के वध करके उसके बलि देने की बात है। मनुस्मृति के अंदर, रामचरितमानस के अंदर तो दलित विरोध की बात है, एक वर्ग विरोध की बात है, महिलाओं के बारे में ये लिखा हुआ है, दूसरी चीज़ों के बारे में ये लिखा हुआ है। तो ऐसे प्रोपेगेंडा की ये मशीनरी पूरा प्रोपेगेंडा फैलाती है। ये प्रोपेगेंडा कैसे फैलाती है? ये परंपरागत युद्ध के साथ अभी लद्दाख के अंदर, लद्दाख के पेनोंग लेक के अंदर और लद्दाख की गवलान घाटी के अंदर जो अभी दौलत बेग ओल्डी की चौकी के पास सीमाओं के ऊपर भारत और चाइना की सेना डटी हुई है, उसमें हो सकता है एक भी गोली ना चले। लेकिन इस सेना के युद्ध के साथ साथ चाइना भारत के साथ सीक्रेट इंफॉर्मेशन वारफेयर कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर कर रहा है, साइकोलॉजिकल वारफेयर कर रहा है, हैकिंग की वारफेयर कर रहा है, इकोनॉमिकल इंफॉर्मेशन वारफेयर कर रहा है, साइबर वारफेयर कर रहा है। और भारत के वैल्यू सिस्टम को, भारत के बिलीफ सिस्टम को, भारत के इमोशंस को और भारत की रीजनिंग को तोड़ने के लिए विदेशी शक्तियां लगातार सक्रिय हैं। हमें समझने की आवश्यकता है कि कोई खबर हमारे सामने आती है, कोई खबर बार बार आती है, कोई खबर अलग शब्दों के साथ आती है, कोई खबर अलग फोटो के साथ आती है, तो उसका मतलब क्या है। चीन इसी प्रकार से
और विदेशी शक्तियां इसी प्रकार से भारत के बिलीफ सिस्टम को, भारत के वैल्यू सिस्टम को डिस्टर्ब करने का काम करती हैं। आगे ये जो प्रोपोगेंडा की मशीनरी है ये कैसे काम करती है, इसके मुख्य रूप से 9-10 सिद्धांत हैं। सबसे पहले तो ये प्रयोग करती है हाफ ट्रूथ का, मतलब कोई फैक्ट ऐसे आधी चीज़ें सच होंगी, आधी चीज़ें झूठ होंगी, और आधे सच और आधे झूठ को मिलाकर, जैसे कहीं कोई लिंचिंग हुई, कहीं कोई हत्या हुई, तो उस हत्या को अलग से रंग दे दिया जाएगा। तो हत्या हुई ये आधा सच है, लेकिन उसके ऊपर आधा झूठ लपेट दिया जाएगा कि वो किसने किया, वो कैसे किया, उसके ऊपर ब्लेम किसी और को दे दिया जाएगा। दूसरा इनका सिद्धांत है प्रोपोगेंडा का, ये जो प्रिंसिपल प्रयोग करते हैं, जो लॉजिक प्रयोग करते हैं, दूसरा इनका लॉजिक है कि एक ही झूठ को बार बार बोलना। जब एक ही झूठ को 50 बार, 100 बार, 200 बार, 1000 बार बोला जाता है तो लोग उसको, सामान्य व्यक्ति उसको सच मान लेता है। तीसरा इनका लॉजिक है कि वो अपील टू अथॉरिटी करते हैं। किसी सेलिब्रिटी का नाम लेंगे, किसी अथॉरिटी का नाम लेंगे, जैसे कोई झूठ फैलाना है तो क्या कहेंगे कि ये लेनिन ने कहा था, ये मार्क्स ने कहा था, ये उस फलां व्यक्ति ने कहा था। कि जैसे अपनी मनुस्मृति और अपने हिंदू धर्म को यदि नीचे दिखाना है, वैदिक संस्कृति को नीचे गिराना है, तो रेफरेंस किसका लेंगे? मनुस्मृति के अंदर पहले मिलावट करेंगे और मिलावट करने के बाद उसका नाम लेके उस झूठ को बोला जाएगा। रामायण महाभारत का नाम लेके उस झूठ को बोलेंगे। जैसे अपील टू अथॉरिटी में ये क्या करते हैं, कई बार भगत सिंह का नाम लेते हैं। किसको नाम लेते हैं? भगत सिंह से युवाओं को जोड़ने के लिए भगत सिंह का नाम लेते हैं। बैंड वैगन का प्रयोग करते हैं, मतलब क्या कि ऐसा शो करते हैं कि जैसे पूरी दुनिया में केवल इसी टॉपिक के ऊपर बात हो रही है। और इसका इंडिया में आपने देखा होगा कि भारत के अंदर बहुत होता है। कैसे होता है कि भारत के अंदर एक लॉबी है, जब उनको किसी बात को मुद्दा बनाना होता है तो साहित्यकार, फिल्म स्टार के अंदर से, एक्टर के अंदर से, पत्रकारों के अंदर से, नेताओं के अंदर से, फिर प्रोफेसर के अंदर से, फिर नक्सलवादी माओवादियों के अंदर से एक ही आवाज उठेगी। मतलब एक कहीं पर कुछ घटना हुई, कहीं किसी एक धार्मिक स्थान के ऊपर पत्थर मारकर कोई शीशा टूटा मान लीजिए, उस शीशे की घटना को ऐसा दिखाया जाएगा कि जैसे पूरे भारत के अंदर ही ऐसा अत्याचार हो रहा है, पूरे भारत के अंदर इनटॉलरेंस हो गया है। तो ये इस तरीके से बैंड वैगन का प्रयोग करते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट झूठ बोलते हैं, झूठ को ऐसे आवरण में लपेटकर बोलेंगे कि वो ब्लैक एंड व्हाइट होगा तो उसको पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तीसरा ग्लिटरिंग और जनरलाइजेशन का प्रयोग करते हैं, मतलब ऐसा गलत तथ्य, गलत रेफरेंस वो प्रयोग करते हैं। जैसे किसी गलत पुस्तक का गलत रेफरेंस प्रयोग करेंगे। रामायण में, रामचरितमानस में उन्होंने किसी श्लोक का भावार्थ गलत कर दिया। अब उस गलत भावार्थ को ही बार बार कोट करके पहले रामचरितमानस को, फिर तुलसीदास जी को, फिर राम जी को, और फिर उसके बाद पूरी भारतीय संस्कृति को नीचा दिखाने का, गाली देने का काम करेंगे। तो ये गलत रेफरेंस करके, गलत प्रसंग करके, नेम कॉलिंग, बुरे व्यक्ति के साथ नाम जोड़ देंगे। और क्या करते हैं, बलि का बकरा बना देंगे और बार बार छोटे छोटे नारों का प्रयोग करके, स्लोगन का प्रयोग करके उसको मुद्दा बनाने का काम करते हैं। तो इन चीज़ों के आधार पर ये बार बार प्रोपोगेंडा करते हैं और ये प्रोपोगेंडा की मशीनरी काम करती है। अभी भारत के अंदर, भारत में जब से स्वदेशी का आंदोलन चला है, भारत में जब से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि भारत स्वदेशी का प्रयोग करेगा, भारत आत्मनिर्भर भारत करेगा, भारत वोकल फॉर लोकल होगा, भारत अपनी लोकल चीज़ों को आगे प्रमोट करेगा, तो इस स्वदेशी के आंदोलन से चीन घबराया हुआ है। चीन के ग्लोबल टाइम्स ने, चीन के पीपल्स डेली ने, चीन के सरकारी मीडिया ने इसके बारे में बार बार बात की है। और केवल चीन के अंदर बात नहीं की है, चीन का मीडिया, चीन के राजदूत भारत के अंदर भी सक्रिय हो गए हैं। चीन जहां पर फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, लेकिन भारत की फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम से, भारत के फ्री मीडिया के नाम से चीन भारत के मीडिया को अपनी उंगलियों के ऊपर नचाने का काम करता है। सारे मीडिया को नहीं, मीडिया में बहुत से अच्छे राष्ट्रवादी, राष्ट्रभक्त व्यक्ति हैं जो बिल्कुल अनबायस्ड होकर, बिना किसी आग्रह के, पूर्वाग्रह के, जो खबर है उसको खबर की तरह दिखाते हैं। लेकिन मीडिया में एक हिस्सा ऐसा भी है जो न्यूज़ नहीं देता, बल्कि न्यूज़ की जगह व्यूज़ देता है। तो वो हिस्सा कैसे करता है? देखिए, भारत के अंदर अभी जो आप न्यूज़पेपर को देखेंगे तो न्यूज़पेपर के अंदर एक स्थान होता है तीसरे चौथे पन्ने के ऊपर, जिसको बोलते हैं संपादकीय। उस संपादकीय में आप देखेंगे तो उस संपादकीय में, जैसे ये संपादकीय है मान लीजिए, तो इस संपादकीय के पास में जगह होती है कि संपादकीय में, उस संपादकीय के पक्ष और विपक्ष में, मतलब जो एडिटोरियल पेज है, उस एडिटोरियल पेज में ये जगह दी जाती है कि इस एडिटोरियल में जो थिंकिंग है, जो पॉलिसी है, उसके विरोध के अंदर भी कुछ लिखा जा सकता है। मतलब भारत की कोई नीति है, कोई सरकार की नीति है, तो उसके अपोजिट लिखा जाता है। उसको कहा जाता है, जो एडिटोरियल पेज के ऊपर जो उसके विपक्ष के विचारधारा को स्थान दिया जाता है, उसको कहा जाता है
ओप एड अर्थात अपोजिट टू एडिटोरियल, मतलब जो एडिटोरियल में, जो विचारधारा में, जो पॉलिसी में बात है, तो उसकी प्रतिपक्ष की बात को भी वहां पर स्थान दिया जाता है। मर्यादित भाषा में, मर्यादित शब्दों में, मर्यादित तरीके से उसमें स्थान दिया जाता है। और जो भारत के अंदर, जैसे भारत के अंदर अलग अलग देशों के राजदूत हैं, वहां की एम्बेसी हैं, वहाँ के काउंसलेट हैं, तो इन सारी चीज़ों में, जैसे भारत की अलग अलग देशों में एम्बेसी है, तो वहाँ पर भी दूसरे देशों के अंदर भी और दूसरे देशों के राजदूत भी भारत के मीडिया हाउस के अंदर अपने व्यूज़ दे सकते हैं। दूसरे देशों के विद्वान भी अपने मीडिया हाउस के अंदर अपने व्यूज़ रखते हैं, उस देश के बारे में, उस देश के थिंकिंग प्रोसेस के बारे में, उस देश की पॉलिसी के बारे में, विदेश नीति के बारे में अपने व्यूज़ रखते हैं। तो भारत के अंदर फ्री प्रेस है, तो भारत के अंदर ये आज़ादी है, तो भारत के अंदर इसी आज़ादी का फायदा उठाकर चीन की प्रोपेगेंडा की लॉबी सक्रिय होकर अभी जो ओप एड होते हैं, उस ओप एड में, जो ओप एड का प्रयोग करके उस अपोजिट एडिटोरियल की बाढ़ आ गई है। पिछले 3 महीने से, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून के यदि हम समाचार पत्रों को उठाते हैं, और समाचार पत्रों में भी विशेष रूप से अंग्रेजी के समाचार पत्रों को उठाते हैं, तो उसमें ऐसे एडिटोरियल की, अपोजिट टू एडिटोरियल की, ओप एड की बाढ़ आई हुई है, जिसमें चाइना के पक्ष को बहुत मजबूती के साथ लिखा जाता है। और ये जो ओप एड हैं, ये सारे बड़े समाचार पत्रों में होते हैं। अभी किस अखबार में ये हो रहा है हम उसका नाम नहीं लेंगे, बिना किसी अखबार के नाम लिए, बिना किसी को ब्लेम किए, हम ये पाठकों के ऊपर छोड़ते हैं कि वो खुद देखें। लेकिन जो हमारे एक हिस्से का, एक विद्वानों के वर्ग का मानना है, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया है कि ये जो अपोजिट टू एडिटोरियल हैं, ये पिछले 3 महीने में बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। और इन 3 महीनों में इन ओप एड के अंदर चाइना की लॉबी की ओर से, चाइना के आधिकारिक विदेश मंत्रालय की ओर से, दूतावास की ओर से, एम्बेसी की ओर से, उनके एम्बेसी के रिप्रेजेंटेटिव की ओर से चाइना के पक्ष को छापा जाता है। देखिए, किसी भी पक्ष और विपक्ष को छापना बुरा नहीं है, लेकिन अभी जो आपत्ति की बात है, वो आपत्ति की बात यह है कि ये जो पक्ष और विपक्ष छापा जाता है, इसका कंटेंट क्या है, कंटेंट का स्टाइल क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ओप एड की जगह ये वन साइडेड तो नहीं हो जा रहे, मतलब ओप एड में मर्यादित शब्दों में दोनों पक्षों की बात, एक लॉजिकल तुलना की जाती है, लेकिन ये लॉजिकल ना होकर कई बार क्या होती है, सिंगल साइडेड हो जाती है। सिंगल साइडेड, जैसे किसी देश का पीआरओ बात करता है ना, प्रवक्ता बात करता है, तो देश का प्रवक्ता क्या बात करेगा, उस देश के फायदे की बात करेगा केवल, वैसे नहीं हो जाते। लेक ऑफ रेसिप्रोसिटी होती है इसमें, मतलब इसके अंदर एक पक्ष को ही देखा जाता है, दूसरे पक्ष की बात को बिल्कुल छोड़ दिया जाता है, बिल्कुल नकार दिया जाता है। तीसरा, पांचवा हम देखें तो मिसलेबलिंग की जाती है, हेडिंग कुछ और होती है, आवरण कुछ और दिया जाता है, होता कुछ और है। जैसे चाइना ने अभी 1 बेल्ट 1 रोड परियोजना बनाई, न्यू सिल्क रूट के नाम से परियोजना बनाई। अब उस परियोजना के आधार पर चाइना दूसरे देशों को कर्ज दे रहा है, अपनी चेक डिप्लोमेसी कर रहा है, डेट के, कर्ज के जाल में छोटे छोटे देशों को फंसा रहा है, और उसका एजेंडा, उसका फिक्स है। उसका एजेंडा क्या है कि पूरी दुनिया को माल सप्लाई करना, पूरी दुनिया से पैसे लेना, चाइना की इकोनॉमी को बड़ा करना, चाइना को वर्ल्ड लीडर बनाना। लेकिन उसको दिखाया क्या जाता है कि ये तो पूरी दुनिया के डेवलपमेंट के लिए हम कर रहे हैं, ये तो हम पूरी एशिया के डेवलपमेंट के लिए हम कर रहे हैं। फिर क्या नाम दिया जाता है कि इसके नाम से तो हम हेल्थ सिस्टम को अच्छा करना चाहते हैं। जैसे अभी टिकटॉक भारत में आई है, अब टिकटॉक के कारण भारत में निकम्मापन बढ़ रहा है, भारत के अंदर नकारात्मकपन बढ़ रहा है, लेकिन टिकटॉक अभी क्या करेगी, अभी एक सेक्शन बना देगी कि एजुकेशन का सेक्शन। अब उस एक एजुकेशन के सेक्शन के आधार पर टिकटॉक क्या कहेगी कि देखो, टिकटॉक तो केवल डांस के लिए नहीं है, केवल अश्लील चीज़ों के लिए नहीं है, केवल भोंडेपन के लिए नहीं है, हमने तो देखो एजुकेशन का भी प्रचार प्रसार हम कर रहे हैं। तो इसको बोलते हैं मिसलेबलिंग। लेबल कुछ और है लेकिन हो कुछ और रहा है। लेक ऑफ लेबलिंग मतलब जो है उसको बिल्कुल पूरी तरह से छुपा जाना। तो इन 6 आधार पर हम देखते हैं। तो अभी जो ओप एड आ रहे हैं, अपोजिट टू एडिटोरियल आ रहे हैं इंडिया के समाचार पत्रों में, वो सीधे सीधे अरुणाचल प्रदेश का मामला हो, डोकलाम का मामला हो, दौलत बेग ओल्डी का मामला हो, वो चाहे पाकिस्तान का मामला हो, पीओके का मामला हो, गिलगित बलूचिस्तान का मामला हो, बाल्टिस्तान का मामला हो, जो हमारे भारत की फ्रीडम ऑफ स्पीच का लाभ उठाकर, हमारे भारत के लोगों की विनम्रता का लाभ उठाकर, हमारे भारत के लोगों की डेमोक्रेसी का लाभ उठाकर विदेशी लोग प्रायोजित तरीके से ऐसे लेख लिखते हैं। और इन लेखों को जब एक बड़ा वर्ग पढ़ता है तो वो इनके पीछे
इनके कंटेंट के स्टाइल को, इनकी फ्रीक्वेंसी को, इनकी मिसलेबलिंग को, इनकी वन साइडेड एजेंडे को, इनकी लेक ऑफ रेसिप्रोसिटी को, इनकी मिसलेबलिंग को, इनकी लेक ऑफ लेबलिंग को, इनको समझ नहीं पाता और वही सच मान लेता है जो समाचार पत्र में दिखाया जाता है। और ये जो मिसलेबलिंग का काम होता है ये ज़्यादातर कहाँ होता है? ज़्यादातर अंग्रेजी मीडिया में होता है। और अंग्रेजी मीडिया में होने के कारण क्या होता है? अंग्रेजी मीडिया में होने के कारण इसका प्रभाव क्या पड़ता है कि देश के अंदर अभी भी अंग्रेजों की मानसिक गुलामी है। इस अंग्रेजों की मानसिक गुलामी को आप देखें तो अंग्रेजों की मानसिक गुलामी के कारण भारत के अंदर जो नीतियां तय होती हैं, जो पॉलिसी मेकिंग का काम होता है, जो भारत के अंदर विचारधारा एजेंडा सेटिंग का काम होता है, वो कौन करता है? वो इंग्लिश मीडिया करता है। अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग करते हैं। अंग्रेजी की जो लॉबी है वो करती है। वो लॉबी कौन सी है? वो वरिष्ठ पदाधिकारियों की लॉबी है। वो लॉबी ये तय करती है कि देश के अंदर एजेंडा सेटिंग क्या होगी, एजेंडा क्या होगा, विचारधारा क्या होगी। और देश के 80% लोगों को तो वो ये मानते हैं कि जो हमने तय कर दिया वही 80% लोग देखेंगे। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दूं। 10-12 साल पहले एक छोटा बच्चा बोरवेल में गिरा था, तो देश के पूरे मीडिया ने उसको दिखाया। तो पूरी देश के अंदर माहौल क्या बना कि देखिए छोटा बच्चा जो बोरवेल के अंदर गिरा हुआ है, पूरे देश के सामने सबसे बड़ी समस्या और सबसे बड़ी न्यूज और सबसे बड़ा एजेंडा केवल यही है। हमारे देश में एक बार बिना ड्राइवर के कार चलने का कुछ टीवी चैनल ने दिखाया, तो उस टीवी चैनल ने बिना ड्राइवर की कार दिखाई। ऐसा नहीं था कि ड्राइवर नहीं था, ड्राइवर पास में बैठा था, उसने समाचार पत्र खोला हुआ था और उसने ऐसी दक्षता हासिल कर ली थी कि वो पैर से गाड़ी को ड्राइव कर रहा था। तो उसी को सच मान लिया, पूरे देश में वही चलता रहे। पूरे देश में एक व्यक्ति की, नोएडा में कोई घर में उसने गोमांस रखा हुआ था, उसके लिए पड़ोसियों ने, गांव वालों ने गलत काम किया। हम उसकी निंदा करते हैं, वो अच्छा काम नहीं था। उसकी हत्या कर दी, झगड़े में उसकी मौत हो गई। तो उस मौत को ऐसा दिखाया कि पूरे भारत के अंदर तो घरों में घुसकर एक विशेष समुदाय की हत्या की जा रही है, मौत की जा रही है। तो ऐसा एजेंडा सेटिंग करने का काम करते हैं। और वो जब एजेंडा सेटिंग करने का काम करते हैं तो आम पाठक वर्ग उसको पढ़ नहीं पाता, उसको समझ नहीं पाता। उसमें होता क्या है कि बाहर के राजदूत अपने अपने तिब्बत के मुद्दे पर लेख लिखेंगे, कश्मीर के मुद्दे पर, अरुणाचल प्रदेश के मुद्दे पर लेख लिखेंगे। लेकिन यही काम जब चीन में भारत का कोई राजदूत करना चाहे, कि यदि भारत का राजदूत ये सोचे कि चीन के अंदर पीपल्स डेली के अंदर, मैं चीन के ग्लोबल टाइम्स के अंदर मैं चाहूं मैं लेख लिखूं, भारत के पक्ष को लिखूं, भारत के तिब्बत के बारे में लिखूं, भारत के अरुणाचल प्रदेश के बारे में लिखूं, डोकलाम के बारे में लिखूं, दौलत बेग ओल्डी के बारे में लिखूं, पेनोंग लेक के बारे में लिखूं, भारत की इंपोर्ट एक्सपोर्ट की पॉलिसी के बारे में लिखूं, तो पहली बात तो उनको लिखने नहीं दिया जाता, क्योंकि वहां पर कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है। दूसरा, यदि लिखने भी दिया जाता है तो बाउंडेशन तय कर दी जाती है कि आपके इस लेख के अंदर ये वर्ड नहीं आना चाहिए, आपके लेख के अंदर ये मुद्दा नहीं आना चाहिए, ये टॉपिक आपको कवर नहीं करना, इसके ऊपर आप लिख नहीं सकते। तो चाइना खुद ये करता है, लेकिन दूसरे देशों के ऊपर इंपोज करने का काम करता है। और भारत के अंदर भी हमें ये सावधान रहने की आवश्यकता है। अपने भारत के गौरव को बचाने के लिए मीडिया का एक वर्ग ऐसा, देखिए मीडिया के जो अच्छे लोग हैं उनका हम पूरा सम्मान करते हैं। मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और मीडिया का सदैव सम्मान होना चाहिए। हमारे पत्रकार जान पर खेलकर भारत के संविधान की, भारत की डेमोक्रेसी की रक्षा करने का काम करते हैं। तो उन सबको बहुत सम्मान देते हुए कुछ मीडिया में लोग ऐसे हैं जिनके बच्चे चीन की लॉबी पढ़ाती है, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के स्पॉन्सरशिप के जिनके बच्चे पढ़ते हैं, जो चाइना की यूनिवर्सिटी से जो डिग्री लेकर आते हैं। 7 दिन वो घूमने के लिए गए, चाइना ने उनकी टिकट भेजी, चाइना के खर्चे पर, चाइना की टिकट पर, चाइना के होटल में रुके, चाइना का नमक खाया, चाइना का खाना खाया, और चाइना का खाना खाने के बाद उनको घुमाने की व्यवस्था चाइना ने की, वो डिग्री दे दी। और डिग्री देने के बाद फिर वो जो काम भी करते हैं आने के बाद, देखिए कुछ अच्छे और स्वतंत्र लोग भी जाते हैं, उनका हम पूरा सम्मान करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चाइना के प्रायोजित प्रोपेगेंडा पर जाते हैं और जाकर जब वो वहाँ से वापस आते हैं तो वापस आकर वो चाइना के फेवर में लेख लिखते हैं, उनको प्रोपेगेंडा करके उसको प्रायोजित करते हैं। और तो और भारत के एक मुख्यमंत्री रहे हैं। जब 1962 में चीन ने आक्रमण किया तो भारत के एक स्टेट के 3 बार मुख्यमंत्री रहे व्यक्ति ने यह कहा कि चीन तो बहुत शांतिप्रिय देश है, चीन तो पहले कभी आक्रमण कर ही नहीं सकता। मतलब एक तरीके से दुश्मन देश ने आक्रमण कर दिया, हमारी जमीन हड़प ली,
हमारे सैनिकों को मारा और हमारे देश का ही एक मुख्यमंत्री उसको क्लीन चिट देने का काम करे। तो इस लॉबी से हमें आपत्ति है, हमें समझना है कि ये लोग कौन है और ये किस प्रकार से हमारे भारत के, हमारे राष्ट्र के गौरव को नष्ट करें। और क्या घटनाक्रम हुआ है, और घटनाक्रम ये हुआ है कि अभी भारत और चीन के संबंधों के 70 साल पूरे हुए थे। 1 अप्रैल को ये 70 साल पूरे हुए थे। 1 अप्रैल को जब ये 70 साल पूरे हुए तो भारत के अखबार के अंदर पूरे फुल पेज का चीन ने एक ऐड दिया, और वो जो ऐड दिया उसमें चीन के बारे में, भारत के बारे में, भारत चीन के बारे में सारी रिपोर्टिंग थी और चीन के बारे में भी अच्छा अच्छा लिखा हुआ था। अब उस पूरे ऐड में, ऐड था समाचार पत्र में, उसकी पेमेंट चाइना की एम्बेसी ने की। ये समाचार पत्र मैंने प्रतीकात्मक तौर पर पकड़ा हुआ है, ये नहीं है, ये तो हमारी संस्था का स्वदेश स्वाभिमान है जो राष्ट्रवादी समाचार पत्र है, तो ये पकड़ा हुआ था, उसमें सारी फोटो दी हुई थी। इसके अंदर कहीं भी ये विज्ञापन है या एडवर्टाइजमेंट है ये नहीं लिखा होता। जब कोई विज्ञापन छापा जाता है तो विज्ञापन की भाषा, विज्ञापन का बॉर्डर, विज्ञापन का कंटेंट अलग होता है, वो खबर के रूप में नहीं दिखाई देता। आप सपोज करिए कि कोई विज्ञापन आपको खबर के रूप में दिखाया जाए तो उसको खबर मानकर यदि आप सच मान लेंगे तो विज्ञापन और खबर के बीच की जो बाउंड्री है वो टूट जाएगी। फिर तो पत्रकार पत्रकार नहीं रहेगा बल्कि व्यापारी हो जाएगा, और समाचार पत्र ना रहकर, क्रांति ना रहकर, विचार ना रहकर मात्र केवल एक बेचने की वस्तु रह जाएगा। ये नहीं होता। तो उसमें कहीं भी विज्ञापन नहीं लिखा था। अब उस समाचार पत्र को इंडिया के समाचार पत्रों में छापा गया, चाइना ने उसकी पेमेंट की, और पेमेंट करने के बाद उस समाचार पत्र में चीन ने खुद चीन की प्रशंसा लिखी, और फिर उसी समाचार पत्र के रेफरेंस को लेकर चीन ने पूरी दुनिया में यह दिखाया, देखो हमारे बारे में तो भारत का यह समाचार पत्र ऐसा लिख रहा है। मतलब क्या है कि चीन इतना अच्छा देश है कि भारत में उसकी प्रशंसा की जा रही है। अब इस खबर को उसने बढ़ा चढ़ाकर पूरी दुनिया में प्रोपोगेट किया। उसी खबर को वो अपने यहां भी हमारे सामने प्लांट कर सकता है। तो हम और आप क्या सोचेंगे कि देखो चीन तो कितना अच्छा देश है, कितना अच्छा कर रहा है। चीन के अंदर से तो हमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगाने की जरूरत नहीं है, चीन तो बहुत अच्छा देश है। तो ये चीन की लॉबी ये षड्यंत्र करने का काम कर रही है। पूरे अप्रैल से लगातार जब से भारत ने एक नीति तय की, वो क्या नीति तय की कि भारत के अंदर जो भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगा उसमें भारत देश की सीमाएं जिन जिन देशों से मिलती हैं, जैसे नेपाल, जैसे भूटान, जैसे बर्मा, जैसे बांग्लादेश, जैसे पाकिस्तान, और पाकिस्तान के साथ साथ चीन, तो इसमें बाकी देशों के साथ तो कोई एफडीआई आती नहीं है। नेपाल से, बांग्लादेश से, भूटान से, बर्मा से और पाकिस्तान से कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं होती, केवल चीन से होती थी। तो भारत ने यह कानून बनाया कि जिन देशों के साथ सीमाएं लगती हैं वो कोई भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन शर्तों के तहत कर पाएंगे। उनको इन कैटेगरी के अंदर अगर एफडीआई लाना है तो उसके लिए उनको भारत की सरकार से लिखित अनुमति लेनी पड़ेगी। इस एफडीआई के नियम के बाद भी चीन बिलबिलाया हुआ था। तो अब चीन ने अपने आप को ठीक साबित करने के लिए कोरोना के मामले में जब ये आया कि ये वुहान वायरस है, ये वामपंथी वायरस है, ये कम्युनिस्ट वायरस है, ये चाइनीज वायरस है, ये कुंगफू वायरस है, तो उसके बाद जो उसकी छवि खराब हुई तो उस छवि को ठीक करने के लिए चीन, जिसने खुद अपने यहाँ ट्विटर को ब्लॉक किया हुआ है, उसने अपने सारी एम्बेसी के, अपने सारे राजदूतों के ट्विटर के अकाउंट बनाए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करते हुए, एपीआई का प्रयोग करते हुए, ट्वीट बोट्स का प्रयोग करते हुए। ये एपीआई और बोट्स क्या होते हैं, एक तरीके से आप समझ लीजिए कि हमने एक कंप्यूटराइज प्रोग्राम बना दिया। उस प्रोग्राम में कंप्यूटराइज प्रोग्राम खुद अपने ट्विटर के अकाउंट बनाएगा, और उस ट्विटर के अकाउंट से जिन जिन अकाउंट से उनको लिंक किया जाएगा उन ट्वीट के वो रीट्वीट करेगा, उसको लाइक करेगा, उसको अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेट करके अलग अलग भाषाओं में बूस्ट करने का काम करेगा। तो मतलब क्या है कि मैं अपना यहां बैठा बैठा एपीआई का, ट्वीट बोट्स का प्रयोग करूं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करूं, मैं एक व्यक्ति यहां से कोई एक ट्वीट करूं और एक ट्वीट करने के बाद वो पूरी दुनिया में दिखाई देगा। पूरी दुनिया को ऐसा लगेगा कि जैसे पूरी दुनिया केवल इसके बारे में बातचीत कर रही है। तो ऐसे ट्वीट बोट्स का प्रयोग करके चीन ने पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के बाद जो चीन की छवि खराब हुई उस छवि को ठीक करने के लिए उन्होंने लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में ट्वीट किए, ट्वीट के ट्रेंड सेट किए, ताकि लोगों को लगे कि चाइना तो बहुत अच्छा है, ये वायरस तो
लैब में बन नहीं सकता, ये वायरस तो चीन के अंदर आया है, चीन इस वायरस के लिए जिम्मेदार नहीं है। इसके लिए बुद्धिजीवियों से लेख लिखवाना शुरू किया। आपको और हमें ये बात करने की क्यों जरूरत है? हमें देखिए, चीन से कोई लेना देना नहीं है। हमारा उद्देश्य है अपने भारत के गौरव को दोबारा से प्रतिष्ठापित करना। इसके लिए हमें यह समझने की आवश्यकता है कि यह प्रोपेगेंडा की मशीनरी काम कैसे करती है। जब कोई खबर हम पढ़ते हैं, कोई खबर हम टीवी के ऊपर देखते हैं, उसकी खबर के पीछे की खबर क्या होती है, उसका पोस्टमार्टम करते हैं तो उसका मूल क्या होता है। तो लगभग 2,70,000 अकाउंट्स के ऊपर सस्पेंड किए गए हैं और उसके बारे में ट्विटर ने यह कहा है कि ये सारे अकाउंट ऐसे एक्टिविटी करते हैं जैसे ये चाइना के आधिकारिक ऑफिशियल पब्लिक रिलेशन ऑफिसर हों, ये पीआरओ की तरह काम करते हैं, मतलब केवल चाइना का पक्ष ये लिख रहे हैं। और चाइना ने क्या किया, इटली के अंदर चाइना की खूब थू-थू हुई, क्योंकि ये चाइनीज वायरस, ये वुहान और कोरोना वायरस इटली के अंदर फैलाने में चीन के लोगों ने बड़ी भूमिका निभाई। चीन के लोग तख्ती लेकर चौराहों के ऊपर खड़े हो गए कि आई एम नॉट ए वायरस, आई एम ए ह्यूमन बीइंग, हम आदमी हैं, हम वायरस नहीं है, हमसे नफरत ना करो। तो इटली के लोग इतने भोले हैं, उन्होंने उनको गले लगाया, उनको किस किया, उनके साथ फोटो करवाई, उनके साथ सेल्फी की। तो इटली के अंदर 2-3 चाइनीज लोगों से हजारों लोगों के अंदर यह वायरस फैला, और हजारों लोगों में जब यह वायरस फैल गया तो पूरा इटली एक तरीके से शमशान घाट बन गया। तो इटली के लोग समझ गए कि चाइना ने उसके साथ षड्यंत्र किया है। तो इटली के अंदर जब चाइना की रेटिंग गिरनी शुरू हुई, इटली के लोगों ने चीन को गालियां देनी शुरू की, तो चीन ने ट्विटर का प्रयोग करते हुए, चीन के एक ऑफिशियल ने, आधिकारिक पीआरओ ने एक फर्जी वीडियो शूट किया। एक बालकनी का वीडियो था जिसमें इटली की बालकनी में कुछ लोग थैंक यू चीन कह रहे हैं, शुक्रिया चीन कह रहे हैं। उस ट्वीट को उन्होंने ट्वीट किया, उसको उन्होंने बोट्स के माध्यम से, एपीआई के माध्यम से खूब रीट्वीट किया, और इटली के अंदर जो चाइनीज विरोधी माहौल था, उस माहौल को दबाने का, उसको मिसलीड करने का, उसको मिसलेबलिंग करने का काम चीन ने किया, ताकि इटली के अंदर चीन की गिरती हुई साख को संभाला जा सके। भारत के अंदर एक और घटनाक्रम हुआ। भारत की छवि को इंटरनेशनल लेवल के ऊपर खराब करने के लिए ओमान की राजकुमारी के नाम से और सऊदी अरब की राजकुमारी के नाम से फर्जी अकाउंट बनाया गया। उन फर्जी अकाउंट्स के बनाकर उससे ट्वीट किया गया कि भारत के अंदर तो मुसलमानों के ऊपर बहुत अधिक अत्याचार किया जाता है। और उस फर्जी अकाउंट को हामिद मीर के नाम से, जो फर्जी पत्रकार हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने उसको रीट्वीट किया। और बहुत से ऐसे पाकिस्तानी ट्विटर हैंडल ने अपनी लोकेशन सऊदी अरब में करके, अरबी भाषा में अपनी लैंग्वेज चेंज करके भारत को बदनाम करने के लिए लाखों की संख्या में ट्वीट किए। उस ट्वीट के रैकेट का हमारी आईबी ने, हमारी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ने जब भंडाफोड़ किया, तो यह पाया गया कि ये सारे फर्जी अकाउंट हैं। ओमान की राजकुमारी और सऊदी अरब की राजकुमारी ने खुद आगे आकर कहा कि भारत के अंदर मुसलमानों के साथ कोई भेदभाव नहीं होता, और हमारा यह अकाउंट ऑफिशियल कोई भी सच्चा अकाउंट नहीं है, यह फर्जी प्रोपेगेंडा चाइना की आईएसआई द्वारा किया गया था। तो मैं आज के राष्ट्र गौरव के एपिसोड में आपके सामने यह तथ्य रखना चाहता हूं कि चाइना की आईएसआई और चाइना की प्रोपेगेंडा की लॉबी, कम्युनिस्ट पार्टी, और इसके साथ साथ पाकिस्तान की आईएसआई, पाकिस्तान की मिलिट्री जब भारत के साथ मिसाइल से, सेना से टक्कर नहीं ले सकती, तो वो साइकोलॉजिकल वार कर रही है। कल शाम को फिर मिलते हैं इसी समय वैदिक चैनल पर राष्ट्र गौरव के कुछ नई तथ्यों के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।